edudipat.com द्वारा वार्षिक आकलन प्रैक्टिस प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का एक सिंपल पेपर ये यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि पूर्णांक 80 अंक का है और समय रहेगा 3 घंटा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आइए देखते हैं कि इसमें से खंड अ सही विकल्प चुन करके लिखिए। 15 क्वेश्चन रहेंगे और कुछ इस तरीके से रहेगा ये कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। फिर आगे हम देखें ऑक्सीजन गैस जल से क्या है, भारी है या हल्की है, ना हल्की ना भारी, तो हल्की रहेगा क्योंकि जब पानी को उबाला जाता है तो देखना वहाँ से गैस निकलती रहती है हल्की होकर के बुलबुले के रूप में। फिर उसके बाद वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, विद्युत सेल या वोल्टामीटर या अमीटर या चुंबकीय सुई, तो वह रहेगा वोल्टामीटर। दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है, यह क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाएगी। पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, पेट्रोलियम का उत्पाद बायोडीजल नहीं है, रतन जोत पौधा से ये बनाया जाता है। फिर आगे हम देखें जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग है, जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाला रोग संक्रामक रोग ही होगा। किस मशीन का उपयोग फसल कटाई और गहाई दोनों कार्यों के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है कंबाइन। बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग के लिए होता है, तो बीसीजी के टीके का उपयोग ट्यूबरकुलोसिस टीबी रोग के लिए होता है। इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, बताइए इसमें से, तो ग्रहिका ग्रह और उपग्रह तो हैं, तारामंडल नहीं होते, ठीक है, ये सौर परिवार के सदस्य नहीं हैं। उत्कृष्ट धातु हैं, उत्कृष्ट धातु सोना होगा। फिर आगे हम देखें जंग लगना धातु संक्षरण का उदाहरण है, जंग लगना, तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही है। सही गलत की पहचान आपको करना है तो ये सही होगा, सही को हम टिक भी लगा लें। सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, सही है। मशरूम में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है, मशरूम में नहीं, मशरूम में मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता नहीं होती, तो ये गलत होगा। मोमबत्ती की ज्वाला में हल्का नीला क्षेत्र मध्य में होता है, नहीं, ये ऊपरी बाहरी क्षेत्र में होता है, ठीक है। गुब्बारे में वायुदाब उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होती है, गुब्बारे में वायुदाब उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होता है, सही है। फिर आगे हम देखें कि कौन सी गैस पदार्थों के जलने में सहायक है, तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए लगभग 17 मीटर, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी, गर्माहट। सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम रहेगा कॉम्प्रेस्ड मतलब संपीड़ित, है ना, कॉम्प्रेस्ड, और आपका नेचुरल गैस। शहद मिलती है, शहद मिलेगी मधुमक्खियों से, मधुमक्खी से, है ना, मधुमक्खियों से लिख लेना। और ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से, ठीक है। फिर आगे हम देखें तो प्रश्न है सिकल सेल के क्या लक्षण हैं, सिकल सेल के क्या लक्षण हैं, तो सिकल सेल में आपका थकान, दर्द और साथ में देखें तो एनीमिया और संक्रमण का खतरा ये बना रहता है, संक्रमण का खतरा। कार्बन के एक अपर रूप का नाम, कार्बन के एक अपर रूप में हम देखें तो हीरा लिख सकते हैं या ग्रेफाइट लिख सकते हैं, आप फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, है ना, या फ्लोरीन, कोई भी एक आप लिख सकते हैं।
प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम। जीवाणु व विषाणु में अंतर, जीवाणु और विषाणु में अंतर देखें तो जीवाणु जीवित कोशिकाएं हैं, जीवाणु जीवित कोशिका होती हैं, लेकिन विषाणु जीवित और निर्जीव दोनों तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसको जीवित और निर्जीव की बीच की कड़ी भी कहते हैं। जीवाणु में कोशिका भित्ति रहेगी, विषाणु में नहीं। तो ये दो अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से ये देखिए धातुओं की क्रियाशीलता का एक क्रम है, रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी, जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु ऊपर है और सबसे कम क्रियाशील धातु नीचे होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अधिक क्रियाशील धातु ऊपर और सबसे कम क्रियाशील धातु नीचे। ठीक है, फिर आगे देखें हम किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण एक तो है शारीरिक परिवर्तन, है ना, कद में बढ़ोतरी होती है ना, शारीरिक परिवर्तन होगा, जैसे लंबाई बढ़ना, आवाज़ में फिर बदलाव भी होता है। मानसिक परिवर्तन में सोचने की क्षमता में बदलाव होता है। भावनात्मक परिवर्तन में देखें तो उनका मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग यानी कभी ये काम करूं, कभी वो काम करूं, इस टाइप का उनका भावनात्मक परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, और साथ में हम देखें तो विपरीत लिंगों के प्रति एक झुकाव भी उत्पन्न होता है इसी किशोरावस्था में। हैजा के प्रमुख लक्षण लिखिए। हैजा के प्रमुख लक्षण में दस्त रहेगा, उल्टी होगी, साथ में हम देखें उसके चलते निर्जलीकरण भी हो जाता है ना, निर्जलीकरण, साथ में निर्जलीकरण के कारण पेट में ऐंठन भी शुरू हो जाती है। ये हैजा के प्रमुख लक्षण हैं। किशोरों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों आवश्यक है? देखिए संक्रमण से बचाव है या आत्मविश्वास में फिर वृद्धि आती है, सामाजिक स्वीकृति भी मिलती है। एक किशोर अवस्था में यदि संक्रमण कोई हो गया बीमारी उसको, तो फिर अपने आप में वो एक हीन भावना से वो ग्रसित हो जाता है, आत्मविश्वास में फिर कमी आएगी। तो आत्मविश्वास में वृद्धि भी आवश्यक है इस किशोरों के लिए, और साथ में सामाजिक स्वीकृति भी मिलती है ना। हर कोई किशोर अपने आप को साबित करना चाहता ही है इस उम्र में। यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन न मिले तो उसे क्या नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान होगा? देखिए कमजोरी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी भी आएगी और विकास में रुकावट भी हो जाएगा। तो जरूरी है कि हर व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कमजोरी, क्या नुकसान हो सकता है, कमजोरी लिख सकते हो, और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी लिखा जा सकता है, और साथ में आप लिख सकते हैं विकास में रुकावट। अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो इसमें से हम देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे कि मुख्य अक्ष है उसके समानांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, इधर इस प्रकार से एक फोकस बनता है। ये तो हो गया मुख्य अक्ष, ये इस प्रकार से मुड़ करके उत्तल लेंस की बात करें तो ठीक है, ये हो गया। और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलित किए सीधे निकल जाती है। ये जैसे प्रकाशित केंद्र है, यहाँ से निकलने वाली जो किरणें हैं वो बिना विचलित हुए सामने निकल जाएगी। फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के फिर वो समानांतर हो जाती हैं। ये इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखें, इसके लिए आप चित्र भी बना सकते हो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम के लिए। निम्न को बनाने की विधियां लिखिए। क्या है? लकड़ी का चारकोल,
किस तरह से आप बना सकते हो। तो लकड़ी को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जा सकता है। हवा की अनुपस्थिति में पूरा जलेगी लकड़ी तो राख हो जाएगी, पूरा नहीं जल पाती हवा की अनुपस्थिति में, फिर वो कोयला में हो जाती है ना। यदि लकड़ी अंगारा रहे उसी समय पानी दे दो तो एक प्रकार से वो तो बुझ जाएगी भी, हवा की अनुपस्थिति गर्म नहीं रहेगी तो कहाँ से जलेगा, है ना। इस प्रकार से ये हो गया लकड़ी का चारकोल बनाने की विधि। साथ में हम काजल बनाने की विधि को देखें तो तेल या मोमबत्ती को जला करके, सरसों तेल या मोमबत्ती को जला करके उसके धुएं को ठंडा करके बनाया जाता है। ठीक है। फिर आगे हम देखें, अगला प्रश्न है विद्युत लेपन के कोई 3 उपयोग। विद्युत लेपन के कोई 3 उपयोग। एक तो धातु को जंग से बचाने के लिए, पहला जंग से बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि सजावटी वस्तु के लिए, सजावटी वस्तु के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में हम देखें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए। इन तीनों चीज़ों को आप लिख ही लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए और सजावटी वस्तु बनाने के लिए, साथ में जंग से बचाने के लिए। केंद्रक का सचित्र वर्णन कीजिए। केंद्रक का आपको सचित्र वर्णन करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, केंद्रक झिल्ली बना सकते हैं, ठीक, और उसके अंदर केंद्रक द्रव्य इस प्रकार से, और उसमें केंद्रिका भी आप बना सकते हो, और उसमें क्रोमेटिन जो धागे हैं उसको भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आप एक नामांकित चित्र बना लेंगे। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। निकट दृष्टि, निकट तो दृष्टि रहेगा लेकिन फिर भी दोष है, यानी दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, और इसे अवतल लेंस के चश्मे द्वारा दूर किया जाता है। अवतल लेंस मतलब इस प्रकार से चश्मा रहेगा, है ना, उसकी अवतल लेंस के चश्मे से फिर उसको दूर किया जाता है। मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। मिश्र धातु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिश्र धातु, है ना। तो किन्हीं 4 मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। तो 4 मिश्र धातु आप पीतल लिख सकते हैं, कांसा लिख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील भी लिख सकते हैं, जिल्वर जर्मन सिल्वर भी लिख सकते हैं उसको, है ना। तो ये हो गया क्या क्या, पीतल, कांसा और स्टील, स्टेनलेस स्टील, और साथ में जर्मन सिल्वर। अब देखते हैं कि इनके प्रमुख अवयव कौन से हैं और उपयोग। देखिए पीतल बनता है आपका तांबा और जस्ता से, है ना, तांबा और जस्ता से। फिर कांसा किससे बनेगा, कांसा बनेगा आपका कॉपर या तांबा बोले और टिन से, ऐसे कुछ इसका रहता है ना। फिर स्टेनलेस स्टील आपका लोहा से और क्रोमियम से बनेगा, और साथ में निकल धातु से, है ना। जर्मन सिल्वर आपका तांबा, जस्ता और साथ में निकल यदि मिला दें तो उसमें क्या हो जाएगा, जर्मन सिल्वर बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। और इसका उपयोग क्या रहेगा, पीतल का उपयोग बर्तन और मूर्ति बनाने में, कांसा का उपयोग मूर्ति और सिक्के बनाने में, ठीक है, स्टील का उपयोग बर्तन बनाने में, साथ में जो सर्जिकल उपकरण हैं जिससे सर्जरी की जाती है उसके उपकरण भी बनाए जाते हैं, सुई वगैरह। फिर जर्मन सिल्वर की बात करें तो सजावटी वस्तु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे हम देखें ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के बारे में विस्तार से बताइए। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के बारे में, तो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत आप लिख सकते हैं, 2 स्रोत आप लिख सकते हैं। ऊर्जा के स्रोत आप ऊपर में लिख लेंगे, ऊर्जा के स्रोत, और उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो नवीनीकरण और एक है अनवीनीकरण, नवीकरण, है ना, नवीकरणीय स्रोत। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नवीकरणीय में आपका नवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय में आपका रहेगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और
जल ऊर्जा। इसके साथ ही साथ अनवीकरणीय में कोयला और पेट्रोलियम, इनका आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी लिख सकते हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है, पवन ऊर्जा पवन से, है ना, पवन चक्की के द्वारा। जल से जो बांध बना करके टरबाइन घुमाया जाता है, कोयला। ठीक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। फिर आगे हम देखें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दुग्ध उत्पादन है, उर्वरक है, तो दुग्ध उत्पादन के लिए आप दुधारू पशुओं का पालन और दूध उत्पादन के बारे में भी आप लिख सकते हैं। और साथ में उर्वरक के बारे में कहें तो रासायनिक उर्वरक के प्रकार, जिसमें यूरिया है, सुपर फास्फेट, पोटास, इनके उपयोग के बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखें, घर्षण क्या है, घर्षण के लाभ और हानि के बारे में भी लिखा जा सकता है। घर्षण किसे कहते हैं? दो सतहों के बीच लगने वाला बल जो गति का विरोध करता है, उनकी गति का विरोध घर्षण है ना, घिसना सामान्यतः अर्थ है घिसना। तो दो सतहों के बीच में लगने वाला बल जिससे उसकी गति का क्या होगा, विरोध करेगा वो। लाभ में इसका उपयोग है चलने, लिखने, वस्तुओं को पकड़ने में सहायक है, घर्षण ना हो तो, है ना। कई बार कोई चीज़ जो फिसल जाता है, इसको हम क्या करते हैं, हाथ में धूल रख लेते हैं ताकि घर्षण हो, है ना। और हानि में हम देखें तो ऊर्जा की हानि होती है, मशीनों में टूट फूट भी होती है घर्षण के कारण। तो इसको फिर रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं, स्नेहक डाला जाता है ना, तेल डाले जाते हैं, इस प्रकार से ये काम किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तर जो है अच्छी तरीके से लगी होगी और उपयोगी लगा होगा। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो कृपया पूछिए कमेंट के द्वारा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही एक मॉडल आंसर लेकर के।